लोगों का स्वागत है L1 क्लासेस पर। आज जो बैच है सुपर 100 वह हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है। तो थर्मोडायनेमिक्स के जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं जिनको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं अक्सर प्रश्नों को, उनको हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए, और हमारे बैच पर ऑफर आज का है, केवल आज तक मात्र 199 में आपको 3 मंथ, तीनों महीने का मिल जाएगा। अर्थात सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर, तीनों महीने का मात्र 199 रुपीज में। अगर आप आज एडमिशन कराते हैं अभी क्लास के आफ्टर क्लास के बाद, तो आपको तीनों मंथ का पूरा मात्र 199 रुपीज में मिल जाएगा। एक चीज और आपको बता दें, पूरे प्रैक्टिस बैच पर, गुड इवनिंग सभी लोगों को भाई, पूरे प्रैक्टिस बैच में सभी टॉपिक्स पर महामैराथन कराया जाएगा। कुछ यूट्यूब पर रहेंगे और कुछ हमारे क्वेश्चन कहां रहेंगे, एप्लीकेशन पर रहेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों की श्रृंखला का नंबर 1 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, कि कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। सब लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर एन आइडियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर नेग्लिजिबल। आदर्श गैस में अणुओं के बीच बल नगण्य होते हैं। इसका क्या ऑप्शन होगा? ये भी ऑप्शन एकदम सही है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी वर्क कार्य नहीं करता है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तेजी से स्पीड बनाना पड़ेगा। कराए यदि किसी तंत्र द्वारा किया गया कार्य धनात्मक हो और अवशोषित ऊष्मा ऋणात्मक हो तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। देखिए, आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि W इज इक्वल टू पॉजिटिव हो। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा E प्लस W होता है। करा तो डेल्टा E बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस W हो जाएगा। W इज पॉजिटिव है, अवशोषित ऊष्मा ऋणात्मक है, अर्थात Q इज इक्वल टू निगेटिव है। अगर Q निगेटिव है तो डेल्टा E क्या होगा, यह भी निगेटिव, Q भी, ये भी, W भी निगेटिव, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव के बराबर हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है कि इन साइक्लिक प्रोसेस द एल्जेब्राइक ऑफ सम ऑफ वर्क एंड हीट इज। एक चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य और उष्मा का बीजगणितीय योग क्या होगा। देखिए, Q बराबर डेल्टा E प्लस W होता है। कह रहा है कि इन द साइक्लिक द लॉन्ग एल्जेब्राइक सम ऑफ वर्क द हीट, अब देखिए हीट कर रहा है तो डेल्टा E तो क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो मान क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से इसका बता दीजिए। देखिए, कार्य किया गया क्या हो जाएगा, यही डेल्टा E के बराबर होगा, और डेल्टा E ही क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सबका सम क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अर्थात 0 आंसर इज करेक्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द क्लैसियस इनइक्वालिटी 5 dq by t
इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो, यह प्रदर्शित करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जल्दी से बताइए इसका आंसर। द क्लैसियस इन इक्वलिटी, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट करता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यदि कार्नाट इंजन की दक्षता 40% है, शीत स्रोत का तापमान 300 केल्विन है, तो उष्मा स्रोत का तापमान क्या होगा? देखिए, इफिशियंसी ईटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस T1 अपान T2, 1 माइनस। अब देखिए दो चीजें होती हैं, थोड़ा सा एक चीज को ध्यान रखें। वन माइनस दक्षता कितना है? 0.4% है, तो 0.4% में है तो 4 लिख देंगे। और देखिए जो आपका होता है TH, देखिए ईटा बराबर लोग लिखते हैं 1 माइनस TC अपान TH। सिंक और सोर्स, इसे कहा जाता है सिंक और इसे कहा जाता है सोर्स। ठीक, 0.1 है, तो कितना हो जाएगा? देखिए निकाल लीजिए, इसी से निकालिए कौन सा आएगा? 5 का B अर्थात 500 केल्विन के बराबर आ जाएगा। आप इसी फार्मूले से निकाल लीजिए। आपको क्या निकालना है? टीसी निकालना है। देखिए तो 1 माइनस क्या लिखा जाएगा? 300, 300 केल्विन है अपान T2, और T2 जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वह वैल्यू आपके कितने बराबर आ जाएगी? आ जाएगी 500 केल्विन के बराबर। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। जिस प्रक्रिया में डी क्यूब बराबर 0 हो परंतु डी यू नॉट 0 हो, वह प्रोसेस कहलाता है। जल्दी से बताइए। निम्न प्रक्रिया में डी क्यू बराबर 0 परंतु डी यू नॉट इक्वल टू 0, तो वह होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा नाम ही है, देखिए डी क्यू 0 है, इट मीन्स प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हमारा हीट जो होता है वह कांस्टेंट होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का बी ऑप्शन। द्वितीय नियम यह इंगित करता है उष्मा स्वभाव रूप से ठंडे से गर्म पिंड की ओर नहीं बढ़ सकती, सभी प्रक्रियाएं रिवर्सिबल होती है। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। उष्मा में नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कराए द्वितीय नियम यह इंगित करता है कि हीट कैन नॉट, जल्दी से बताइए। सेवंत का जल्दी से आंसर दीजिए। सेवंत का ए सही है कि द्वितीय नियम कहता है हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी स्पॉन्टेनियस। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के तरफ कभी भी स्पॉन्टेनियसली नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखा जाए। कह रहा है कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है ओनली P1 V1 P2 V2 पर, ओनली T1 एंड T2 पर, बोथ A एंड B दोनों पर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो वर्क डन होता है W बराबर होता है, एक चीज को ध्यान रखिए, जो W होता है वह हमारा होता है NR T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस गामा होता है। ठीक, आइडियल गैस है तो T2 के स्थान पर क्या रख सकते हैं? P1 V1 अपान R एंड P2
ओ सॉरी T2 के स्थान पर रख सकते हैं P2 V2 अपान R। इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में रखा जाए तो W बराबर हो जाएगा R कैंसिल आउट हो जाएगा, N T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस गामा हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं वर्क डन किस पर एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर पर निर्भर भी करता है और टेम्परेचर अर्थात बोथ ए एंड बी दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों पर निर्भर करता है। देखिए इस पर P1 V1 पर वैल्यू रखेंगे तो यहां पर ये भी वैसे R लगा रहता है, ये R नहीं होता है, N T2 माइनस T1 के ही बराबर होता है। ये T1 माइनस T2 के N T2 माइनस T1 गामा होता है, यहां से ये R इसके साथ है। फिलहाल इक्वेशन इसी तरीके की इक्वेशन आती है, दोनों पर निर्भर करता है, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। द्वितीय नियम को केल्विन प्लांक कथन निषिद्ध करता है। प्रीपिटल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड, प्रीपिटल मोशन ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार की श्वासत गति, प्रथम प्रकार की श्वासत गति मशीन, कार्नाट साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस। द्वितीय नियम को देखिए ये कार्नाट साइकिल पे लागू होता है, रिवर्सिबल साइकिल पे होता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा 9 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 0 केल्विन पर एक एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज, जल्दी से बताइए, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन इज, 0 केल्विन पर एक पूर्ण स्फोटिक ठोस की एंट्रोपी कितनी होती है, जल्दी से बताइए एंट्रोपी कितनी होगी। एंट्रोपी जो होगी हमारी वह 0 के बराबर होती है, कहा जाता है प्योर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जो होती है वह 0 के इक्वल होती है। याद कर लीजिए परफेक्टलाइन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की सदैव एंट्रोपी 0 होती है। फिर कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित व्हिच आर द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनमें से कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 300 केल्विन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, कंप्रेशन ऑफ गैस स्पॉन्टेनियसली। कौन सा प्रोसेस स्वतः होता है, आप कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की चर्चा कर रहा है, कौन सा प्रोसेस सर इनफाइनाइट रहेगा तभी। प्रीति थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्योर परफेक्टलाइन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहा जाता है तो एंट्रोपी सदैव 0 के बराबर माना जाता है। क्यों, क्योंकि कहा जाता है क्रिस्टल जो होता है वह हमारा पूर्ण तरीके से कोई रैंडमनेस नहीं प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनमें से कौन सा हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बताइए। मेल्टिंग ऑफ आइस एट 300 केल्विन, तो देखा जाए जो हमारा आइस होता है वही स्पॉन्टेनियस होगा, जैसे आप 300 केल्विन टेम्परेचर पर रखेंगे बर्फ का पिघलना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पर कभी भी वाटर पिघल नहीं जम नहीं सकता। हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी नहीं हो सकती। कंप्रेशन ऑफ गैस स्पॉन्टेनियसली, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इज ए। विच पासेज वोलेटाइल द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन सी प्रक्रिया उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन करती है। इंजन रिजेक्टिंग ऑफ ऑल एब्जॉर्ब हीट टू सिंक,
रेफ्रिजरेटर यूजिंग वर्क ऑफ ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, इंजन कन्वर्टेड ऑल हीट टू वर्क, कार्नोट साइकिल। बताइए कौन सी प्रक्रिया उसमें उष्मागतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन करता है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। अरे भाई, इंजन कन्वर्टिंग ऑल हीट टू वर्क, अर्थात कोई ऐसा इंजन अभी तक है ही नहीं जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन इज 12 का सी। इफ ए गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, द वर्क डन इज NRT V2 upon V1, NRT2 minus T1, 0 P डेल्टा V। जल्दी से बताइए। तेरह का ए होगा। वर्कडन जो होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, W बराबर लिखा जाता है NRT V2 अपॉन V1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, इनमें कौन सा एक स्टेट फंक्शन नहीं है? जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है? जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए स्पीड में चलना पड़ेगा। देखिए इंटरनल एनर्जी स्टेट, देखिए डेल्टा ई लिखा जाता है, एंथैल्पी को डेल्टा एच लिखा जाता है, एंट्रॉपी को डेल्टा एस। वर्कडन को कभी नहीं देखा होगा कि डेल्टा डब्ल्यू लिखा जाए या पॉसिबल। तो वर्क जो होता है वह हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। रास्ते, देखिए स्टेट फंक्शन वह फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, और जो वर्क होता है, जो पाथ फंक्शन होते हैं वह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर नहीं करते। सॉरी, पाथ फंक्शन, वर्क पाथ फंक्शन वह फंक्शन जो रास्ते पर निर्भर करे, स्टेट फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो किस पर निर्भर करता है? केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तरह की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में एंट्रॉपी परिवर्तन अधिकतम कहां होता है? मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड, वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड, हीटिंग ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेज। एंट्रॉपी सबसे ज्यादा कहां होगी? जल्दी से बताइए, एंट्रॉपी सबसे ज्यादा कहां होगी? क्या कर रहे हैं भाई? जल्दी से बताइए। देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस में तो हो नहीं सकती, हीटिंग ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैस है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड है। तो जो हमारा एंट्रॉपी मैक्सिमम होती है, देखिए जो मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेज, मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेज, यहां पर एंट्रॉपी सबसे ज्यादा होगी। देखिए ये भी गैस है, यहां पर वाटर भी गैसियस स्टेट में है, बट यहां पर दो सिस्टम है, ए बी गैसेज है, यहां पर ओनली H2O है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज करेक्ट।
127 और 27 सेंटीग्रेड के बीच काम करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता होगी, सब लोग जानते हैं ईटा बराबर 1 माइनस T1 अपन T2 होता है। तो 1 माइनस T1 का मान कितना, 300 बटे 400 बराबर 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 बटे 4 बराबर 1/4 बराबर 2.5 बराबर 25%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल द टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू, प्रोसेस कह रहा है यदि इरिवर्सिबल है, प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल साइकिल, साइकिल शब्द कह दिया, अगर साइकिल कहा है इट मींस एंट्रोपी चेंज साइक्लिक प्रोसेस के सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट देखा जाए, which following process cannot occur spontaneously, heat flow from hot to cold body, ये तो हो सकता है, diffusion of gas, water freezing at 300 Kelvin, expansion of gas at in vacuum, कह रहा है कि किसमें हमारा होगा, एक मिनट, सत्रह 18, हाँ बताइए जरा, 18 का भाई, अरे वाटर 0 सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता, 300 केल्विन पर कभी भी फ्रीज ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है विच लॉ प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क, कौन सा नियम उष्मा और कार्य के बीच को संबंध प्रदर्शित करता है, जल्दी से बताइए, कौन सा नियम प्रदर्शित करता है, हमारा उष्मा और कार्य के बीच, दिस इज योर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट करता है, ए बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे भाई Q बराबर डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, the maximum efficiency of reversible engine operating between 500 Kelvin and 300 Kelvin, eta बराबर 300, सॉरी eta बराबर 1 माइनस T1 अपॉन T2, 1 माइनस T1 कितना 300 बटे 500, 0 5 माइनस 3 बटे 5 बराबर 2 बटे 5, 0.40%, अर्थात सी आंसर इज करेक्ट। परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू फॉर प्रोसेस, इट मींस गैस एक्सपेंड कर रही है, गैस इज कंप्रेस्ड हो रही है, कि नो वर्क डन, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेज। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि यदि किसी के लिए डेल्टा एच इज ग्रेटर देन, आपके पास इक्वेशन होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू तो छोटा है, इसका अर्थ है कि अगर गैस एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन करती है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हमारा सदैव डेल्टा एच से ज्यादा होगा, अर्थात गैस ए ऑप्शन इज
करेक्ट, गैस इज एक्सपांड। देखिए क्या कह रहा है, if two moles of monoatomic gas are heated at constant pressure from 300 Kelvin to 400 Kelvin, the change in enthalpy is, तो enthalpy का परिवर्तन क्या होता है, 3R इंटू 100, 5R इंटू 100, 2 इंटू 5/2, इसको 2 को हटा दीजिए, 5/2R इंटू 100, 2 इंटू 3R इंटू 100 के बराबर। अगर देखा जाए तो देखिए डेल्टा एच बराबर एन सी वी डेल डी टी होता है, डेल्टा टी होगा, तो एन का मान कितना, ये हमारा वैल्यू देखिए एन का जो मान होता है एन सी पी होगा, सी वी नहीं सी पी होगा, एन सी पी अपान डेल्टा टी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए एन का मान तो 2 है ही है, एन बराबर कितना है 2, और डेल्टा टी बराबर कितना है 400 माइनस 300 बराबर 100। अब बचा है सीपी। सीपी क्या होता है, देखिए सीपी जो होता है अगर इसको देखा जाए तो हमारा जो सीपी होता है किसके लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, या 5/2R के बराबर होता है। तो यहां पर वैल्यू रख दें, डेल्टा एच बराबर 2 इंटू 5/2 इंटू आर इंटू 100, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5R के इक्वल हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। दो मोल्स रखी गई है गैस भाई, चलिए तेज देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान, एनर्जी, एंथैल्पी। देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड कौन नहीं करती है, देखिए कौन सी संघनन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास, एनर्जी, एंथैल्पी, डेंसिटी जो होती है या कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट जो होती है उन्हें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, यह इंटेंसिव हैं बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, वे पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती हैं। दे आर सेम इन ऑल पार्ट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, दे कैन मेजर डायरेक्टली, दे चेंज विथ साइज ऑफ द सिस्टम। तो जो हमारा होता है वह हमारा क्या होगा, देखिए इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड करने कहा जाए तो सभी पार्ट जिस पर होते हैं, अर्थात बी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट। दे आर सेम इन ऑल पार्ट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, किसी भी पूरे सिस्टम में क्या जो होमोजीनियस होगा उसके किसी पार्ट का लिया जाए, किसी हिस्से के लिया जाए, वह मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट, टोटल टोटल एंथैल्पी। तो कहा जाता है जो हमारा कि टोटल एंथैल्पी जो होता है वह मास पर डिपेंड नहीं, नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आंसर इज डी ऑप्शन, टोटल एंथैल्पी। कौन सी संघन राशि नहीं है तो वह हमारा कहलाता है टोटल एंथैल्पी। चलिए, if property does not depend the size or extent of the system is called extensive property,
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो किसी राशि के आकार पर निर्भर ना करती हो, आकार का अर्थ है किसी चीज पर वह निर्भर ना करे, तो सही ऑप्शन इज क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती, जो आकार होकर किसी चाहे जितने पार्ट्स लेकर किया जाए सभी वैल्यू क्या होगी, सेम ही ऑब्जर्व होती है। इफ टू आइडेंटिकल सिस्टम आर कंबाइंड विच प्रॉपर्टी विल बी रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सा एक ऐसा है, टू आइडेंटिकल सिस्टम आर कंबाइंड विच प्रॉपर्टी रिमेन्स अनचेंज। पहला है टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, मास। जल्दी से बता दीजिए। क्या ऑप्शन होगा? अरे भाई, आयतन बदल जाएगा, एनर्जी बदल जाएगा, मास, लेकिन टेम्परेचर अगर सेम चीजें हैं तो टेम्परेचर कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। निम्नलिखित युग्म से कौन सा सही मेल है? एंथैल्पी इंटेंसिव, प्रेशर एक्सटेंसिव, वॉल्यूम इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव। बताइए जल्दी से। अरे भाई, एंथैल्पी है, अरे डेंसिटी इंटेंसिव होगा, ये तो क्लियर है, अर्थात दो ऑप्शन तो खत्म हो गए हमारे। दो ऑप्शन हमारे एकदम क्लियर हो गए कि ये दो पॉसिबल नहीं होंगे। ये ऑप्शन ही गलत दिया गया है भाई, ये ऑप्शन होना ना चाहिए। चलिए इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन को, ऑप्शन गलत दिया गया है। 29 कह रहा है डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एकदम सही कह रहा है। डेंसिटी डज नॉट डिपेंड द मास और वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअली बट ऑन देयर रेशियो। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन पर अनुपात निर्भर नहीं करता है। क्या कर रहा है, सही सभी ऑप्शन कर रहा है कि अनुपात पर निर्भर नहीं करता है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। निम्नलिखित करा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा इसमें गलत है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सिस्टम ऑफ साइज, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिव, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा फॉल्स है? आपसे फॉल्स स्टेटमेंट्स की चर्चा कर रहा है, किनमें कौन सा नहीं है। तो करा कि इसमें जो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव, ये जरूरी नहीं कि टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, सी ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल कितने मैक्सवेल ऊष्मागतिकी संबंधों का समीकरण होते हैं? सब लोग जानते हैं ऊष्मागतिकी में कितने मैक्सवेल रिलेशन होते हैं? 4 मैक्सवेल रिलेशन होते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैक्सवेल संबंधी किस मूलभूत नियम से व्युत्पन्न किए जाते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से बताइए। जल्दी 27 का आंसर दीजिए। मैक्सवेल
किससे डेरिवेशन किया जाता है? दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज किया जाता है, तो सही आंसर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सवेल रिलेशन बेस्ड ऑन इंटरनल एनर्जी? इनमें से कौन सा एक मैक्सवेल रिलेशन हमारा इंटरनल एनर्जी से संबंधित है? देखिए, जब मैक्सवेल रिलेशन की बात आती है तो मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि इस तरीके का टर्म याद कर लीजिए, एस पी वी टी, यहां पर माइनस सी, इधर माइनस जी होता है, और ये ए होता है और ये एच होता है। एक मिनट जरा, बताइए। यहां से देखिए किसका है, इंटरनल एनर्जी ई का है, तो इधर से क्या देखिए, देखिए डेल पी ओ डेल एस एट कांस्टेंट वी बराबर डेल टी ओ डेल वी एट कांस्टेंट यस। दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन इज करेक्ट। विथ माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा। फ्रॉम द एंथैल्पी फंक्शन यस कामा पी द करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल रिलेशन इज, देखिए एस पी वी टी से तुरंत निकालिए, माइनस ई है, माइनस जी है, ये है, और एच है। किसका है? एच का है। तो डेल टी और डेल पी, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी और डेल एस एट कांस्टेंट पी, या दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तुरंत इसी से याद करे रहिए, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, केवल एक शब्द का यूज करना है बस। क्लियर? 34 का, चलिए 35 देखते हैं। हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा एटीवी के लिए सही मैक्सवेल संबंध क्या होता है? इस मैक्सवेल संबंध ये तो होते नहीं, तो इसमें तो कंफर्म है पहला ही होगा, ये सब पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। जीपीटी से मैक्सवेल रिलेशन संबंध है होगा, देखिए एस पी वी टी ए, सॉरी एच माइनस ई और ए माइनस जी, विथ माइनस साइन लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट वी। दिस इज योर ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। देखिए क्लियर हो गया। 36 का, अरे भाई इससे याद करिए, देखिए इस डायरेक्शन से देखिए, डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये माइनस लगा है तो माइनस वाले होंगे, प्लस वाले होंगे नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों में कौन सा हो जाएगा? छत्तीस का ये कह रहे हैं, ये कैसे होगा भाई 36 का? इधर से देखो, डेल एस और डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी और डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू विथ नेगेटिव साइन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैक्सवेल संबंध कनेक्ट करता है मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, वर्क एंड हीट, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एंड एनर्जी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, अपनी राशियों वर्क एंड हीट
पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यह रिप्रेजेंट करता है मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। करा द जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। जूल थॉमसन कोफिशिएंट में क्या कांस्टेंट होता है, देखिए याद कर लीजिए। जूल थॉमसन कोफिशिएंट में एंथैल्पी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट, स्थिर होती है। तो जो ये पी वाले टर्म होंगे सब कैंसिल हो गए, यू वाले। क्लियर, हमारे पी वाले सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ चेंज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कोफिशिएंट, अर्थात म्यू जे टी बराबर लिखा जाता है डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। करार 39, फॉर एन आइडियल गैस द जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0 के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी इज इक्वल टू 0। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन द प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। बताइए जल्दी से, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। देखिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो होता है 40 नंबर, एक्सपेंशन के दौरान देखिए दो चीजें, एक तो एंथैल्पी कांस्टेंट, दूसरा हमारा होता है Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एंथैल्पी तो है नहीं, तो ए ऑप्शन इज एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल। अरे भाई आइसोबेरिक समदाबी होता ही नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में केवल एंथैल्पी और हीट हमारी कांस्टेंट होती है। द जूल थॉमसन इफेक्ट इज यूज्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, मेजरिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट, मेजरिंग ऑफ एंट्रोपी, मेजरिंग ऑफ विस्कोसिटी। जूल थॉमसन का उपयोग कहां करते हैं। देखा जाए तो जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है उसका उपयोग टेम्परेचर को घटाने अर्थात लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए किया जाता है। तो 41 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। द जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यूजेटी फॉर रियल गैस इज गिवन बाय दिस। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जैसे आज लेटर सपोज आप भूल गए कि कौन सा इक्वेशन है, तो म्यूजेटी बराबर देखिए किसके लिए कह रहा है, वास्तविक गैस। इसी को जूल थॉमसन कोफिशिएंट के लिए अगर बदल दें तो क्या हो जाएगा, ये जो होता है C1/Cp का टर्म होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही होता है। अगर इस गैस को डिफ्रेंशिएट कर दें, हम इसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस की V की वैल्यू रख दें यहां पर, इसकी वैल्यू, तो अगर 0 आ जाए तो सही है। विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट P, तो डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू R होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P तो कांस्टेंट होगा, यहां से P कांस्टेंट, तो डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू R बाई P। तो यहां पर अगर R/P रख देते हैं, देखिए इसके स्थान पर क्या रख दें, R बाई P इसके पूरे स्थान पर, और V इज इक्वल, और यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फाइनली V के, V माइनस V0। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर मान लीजिए भूल जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाकर यहां रख दीजिए, अगर 0 आ जाए तो समझ लीजिए सही है।
Correct the inversion temperature in Joule-Thomson effect is temperature where mu J T is equal to 0, वह तापमान जहां the inversion temperature in Joule-Thomson effect, the temperature where Joule-Thomson coefficient is 0, A option is correct. अरे भाई ऐसा टेम्परेचर जहां पर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट 0 होता है उसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहा जाता है। चलिए, एबव द इन्वर्जन टेम्परेचर द गैस एक्सपेंड, कूल करती है कि हीट करती है कि नो चेंज करती है कि द्रवित होती है, जल्दी से बता दीजिए। स्पीड थोड़ा सा तेज इसलिए रख रहे हैं कि जिससे कि आप लोग का क्या हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। एबव द इन्वर्जन टेम्परेचर द गैस एक्सपेंड हीट अप, अर्थात म्यू जेटी निगेटिव होता है और म्यू जेटी जब निगेटिव होता है तो गैस हमारी क्या होती है, गर्म होती है। अधिकांश वास्तविक गैसों के लिए कमरे के तापमान पर जूल थॉमसन गुणांक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि शून्य, अधिकांश वास्तविक गैसों के लिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई, अधिकांश गैसों के लिए। अरे भाई एक चीज ध्यान रखिए, म्यू जे टी इक्वल टू पॉजिटिव कूलिंग, म्यू जे टी इक्वल टू निगेटिव हीटिंग, म्यू जे टी इक्वल टू 0 नॉर कूलिंग एंड नॉर हीटिंग। जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, म्यू जे टी इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा। क्लियर, हमेशा पॉजिटिव याद कर लीजिए। कूलिंग के लिए अक्सर जनरली जितनी गैसें अगर हम पोरस प्लग के थ्रू पास करते हैं तो वह हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, तो म्यू जे टी पॉजिटिव हो जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कमरे के तापमान पर जूल थॉमसन गुणांक होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इनफाइनाइट। अभी क्वेश्चन आया है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। अरे भाई हीलियम हाइड्रोजन के लिए म्यू जे टी इज निगेटिव, अब वही पढ़ के आए हो। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, अब तो बड़ी समस्या हो गई भाई। चलो फिलहाल देखते हैं। एस पी वी टी माइनस जी माइनस ई एच और ए। चलिए इंटरनल एनर्जी, पहला इंटरनल एनर्जी है तो डेल एस ओ डेल पी, डेल एस ओ डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल वी ओ डेल टी एट कांस्टेंट पी, अर्थात पहले का चौथा है। पहले का चौथा किसमें है, ए का 4, देखिए मिल गया पहला ऑप्शन से। तो यच का देखो, यच का कहां जाएगा, बी का 2 ही जाएगा। देख लीजिए इससे, डेल टी और डेल पी एट कांस्टेंट यस इज इक्वल टू डेल वी और डेल यस एट कांस्टेंट टी, तो सी का 3 जाएगा और डी का कहां जाएगा, 1 जाएगा। इससे आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद रहेगा।
इफ म्यूजेटी इज पॉजिटिव द गैस, म्यूजेटी धनात्मक होता है तो गैस क्या होता है, हीट्स अप ऑन एक्सपेंशन होता है, कूल्स ऑन एक्सपेंशन होता है, रिमेन्स आइसोथर्मल होता है, कंडेंस इमीडिएटली होता है। तो हीट ऑफ एन एक्सपेंशन की कूल म्यूजेटी इज पॉजिटिव तो कूलिंग सिस्टम होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। At inversion temperature Ti, the slope of T versus P in the Joule-Thomson coefficient is। इन्वर्जन टेम्परेचर कह रहा है कि उल्टा तापमान टी आई पर जूल थॉमसन प्रक्रिया में टी बनाम पी होता है, तो वह माना जाता है कि टी और पी के वर्सेज जो होता है वह 0 के बराबर होता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है, इनमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो असत्य है, जो सही नहीं है। फॉर आइडियल गैस म्यूजेटी इज इक्वल टू 0, जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक, जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक पहला भी सही है, दूसरा भी। एट इन्वर्जन पॉइंट गैस नाइदर कूल नॉर वार्मिंग, ये भी सही है। जूल थॉमसन इफेक्ट अकर्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यही ऑप्शन हमारा गलत कह रहा है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट में एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर हमारा चेंज होता है। ठीक है, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा सही, चौथा केवल ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द जूल थॉमसन प्रोसेस इज एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, तो सही आंसर होता है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के बराबर होता है। ये तो सबको पता है कि आइडियल गैस, ये तो याद होना चाहिए, आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का मान 0 के बराबर होता है। यदि इफ म्यूजिटी इज ग्रेटर देन 0 तो गैस होगी हीट ऑन एक्सपेंशन होगा, कूल्स ऑन एक्सपेंशन होगा, रिमेन्स आइसोथर्मल होगा, कंडेंस। म्यूजेटी इज पॉजिटिव अर्थात कूल्स ऑन एक्सपेंशन होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात 53 का क्या होगा, 53 क्या हो जाएगा, कूल ऑन एक्सपेंशन। जैसे म्यूजेटी पॉजिटिव समझिए तो तुरंत क्या होगा, अरे भाई निगेटिव में जूल थॉमसन कोफिशिएंट निगेटिव होता है, निगेटिव में जो होता है कूलिंग होता, हीटिंग होता है, पॉजिटिव में कूलिंग होता है। म्यू जेटी निगेटिव द गैस हीट ऑन एक्सपेंशन, कूल्स ऑन एक्सपेंशन, तो निगेटिव आ गया तो तुरंत हमको पता चल गया कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, निगेटिव होगा, तो निश्चित रूप से हीटिंग तो करेगा। क्या कर रहे हैं भाई, एक चीज ध्यान रखिए, म्यू जेटी पॉजिटिव तो 54 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, द इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर वंडरवाल गैस इज अप्रॉक्सीमेटली, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, वंडरवाल गैस के लिए क्या होता है, टी आई बराबर 2a अपान आर बी होता है। तो सर टी आई बराबर
2A/RB के बराबर होता है। दिस इज योर इन्वर्जन टेम्परेचर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का भौतिक अर्थ क्या है? टेम्परेचर चेंज इन पर यूनिट प्रेशर ड्रॉप एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर चेंज पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट टेम्परेचर। जल्दी से बताइए। अरे भाई, म्यू जेटी बराबर क्या होता है? देखिए, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एच। तो एच क्या है? कांस्टेंट है जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट हो। तो पहले ही ऑप्शन में टेम्परेचर चेंज पर यूनिट प्रेशर, टेम्परेचर चेंज पर यूनिट प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी इज नोन एज ए जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। कमरे के ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए म्यू जेटी का चिन्ह दिया जाता है। जल्दी से बताइए भाई। कमरे के तापमान पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए म्यूजेटी क्या दिया जाता है? निगेटिव दिया जाता है। क्लियर? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बी ऑप्शन, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज निगेटिव। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट प्रोसेस के लिए फॉल्स फॉर द जूल थॉम्सन। कौन सा कथन असत्य है किसके लिए? जूल थॉम्सन प्रोसेस के लिए। एंथैल्पी नियत रहती है तो सही, इट इज एडियाबैटिक, इट इज रिवर्सिबल, इट में कॉजेज कूलिंग और हीटिंग। बताइए जल्दी से। 58। अरे भाई, कौन सा असत्य है? एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, सही है। रोधोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक होता है। इट इज रिवर्सिबल, इट में कॉजेज कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट। तो यही गलत है। इट इज रिवर्सिबल दिया गया है, जबकि यह कूलिंग जो जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट प्रोसेस होता है वह इरिवर्सिबल के बराबर होता है। द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द जूल थॉम्सन एक्सपेंशन इज यूज्ड इन, जूल थॉम्सन प्रसार का शीतलन प्रभाव उपयोग होता है गैस लिक्विफिकेशन में, गैसिफिकेशन में, कंबस्शन में कि सब्लिमेशन में? तो गैस लिक्विफिकेशन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का? ये ऑप्शन, गैस लिक्विफिकेशन में। एक मिनट। हेलो। हेलो। कोचिंग क्लास में है? क्लास में है, क्लास में, कोचिंग। हाँ हाँ। कह रहा है आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं होता है। एकदम सही है, जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। एकदम सही कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी, देखिए, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी होता है। और डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है। पी डेल्टा ई बी क्या होता है? ये भी डेल्टा एच भी ई पे डिपेंड करेगा। तो सही ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज ट्रू करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए।
फॉर टू डिफरेंट आइडियल गैसेज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज, बताइए जल्दी भाई। जो लोग देर से जुड़े हैं, थोड़ा आज मुझे भी आने में टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी जिसके कारण से टाइम से नहीं क्लास चल पाई। प्रयास हमारा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम क्लास टाइम से ही चले। जल्दी से बताइए भाई। 61 का एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या कर रहा है, दो भिन्न आदर्श गैसों के लिए एंट्रोपी मिक्सचर डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर होता है, देखिए याद कर लीजिए, माइनस आर समेशन ऑफ एन जो देखिए माइनस आर समेशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई, ठीक। ये ऑलवेज इसका मान मोल फ्रैक्शन एक्स आई इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो सब लोग जानते हैं, मोल प्रभाव जिसे कहा जाता है। मोल प्रभाव जो होता है यह सदैव 1 से कम होता है, 1 से क्या होता है, कम होता है। तो यलियन एक्स आई इक्वल टू माइनस ऑलवेज, अगर माइनस ऑलवेज होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। if two identical gases are mixed under identical condition, the entropy change is, दो गैसे हैं, क्लियर, two identical gases are mixed under identical condition, the entropy change is, एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, सेम गैसेज होंगी तो एंट्रोपी चेंज कुछ भी नहीं होगा, अर्थात एंट्रोपी चेंज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई जब सेम गैसे हैं तो उसमें कोई एंट्रोपी परिवर्तन होगा ही नहीं, गैस डिफरेंट होगी तब एंट्रोपी चेंज परिवर्तन होगा। फॉर एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू आइडियल गैसेज द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर वॉल्यूम इज, बताइए जल्दी से, क्या कर रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, कोई नहीं, जल्दी से बताइए। देखिए जिन लोगों को जुड़ना है चैनल के माध्यम से, सीमा तिवारी जी, आप चैनल के दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी को जुड़ने में कोई प्रॉब्लम वहां से भी हो रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर इस पर भी कॉल करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर चल रहा है नंबर उस पर भी आप बात कर सकते हैं, इस पर भी बात कर सकते हैं। क्या करा है, दो आदर्श गैस के लिए समान मोल मिश्रण के लिए प्रति मोल मिश्रण एंट्रोपी होगी। देखिए जब पर मोल एंट्रोपी मिक्सर की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आर एलियन 2 के बराबर हो जाता है। कैसे, देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर होता है, एक फार्मूला और होता है, माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एलियन एक्स वन प्लस एक्स टू एलियन एक्स टू, दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस आर। यहां से देखिए एक्स आई समान मोल मिश्रण के लिए जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहां से फार्मूला लगाएंगे तो आपका
आएगा ReLN2 के बराबर आ जाता है। यहां पर 0.5 कोई भी वैल्यू रख के निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगी। तरल पदार्थों के मिश्रण की एंट्रॉपी सामान्यतः होती है स्मॉलर देन फॉर गैसेज, इक्वल टू गैसेज, इनफाइनाइट, शून्य। जल्दी से बताइए। बताइए 64। तरल पदार्थों के मिश्रण की एंट्रॉपी होती है, जल्दी से बताइए भाई। 64 बताइए जल्दी से। तरल पदार्थों के मिश्रण की एंट्रॉपी सामान्यता क्या होती है? इक्वल टू गैसेज, गैसेज की इक्वल इनफाइनाइट होगी नहीं, जीरो होगी नहीं, तो स्मॉलर देन द फॉर गैस। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब दो गैसें समान ताप और दाब पर मिलती हैं तब कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। जल्दी से बताइए। अरे भाई, जब दो गैसें समान ताप और दाब पर मिलती हैं तब कोई कार्य नहीं होता है। कब कोई कार्य नहीं होता है? पी डेल्टा इक्वल पी इंटू डेल्टा वी होता है वर्क डन। तब कोई कार्य नहीं मिलता जब डेल्टा वी हमारा जीरो हो जाएगा भाई। कह रहा है इन द एक्सप्रेशन डेल्टा एस मिक्सिंग माइनस आर एन वन एल एन एक्स वन प्लस एन टू आर टू एल एन एक्स टू, एक्स आई रिप्रेजेंट, एक्स आई क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ रेशियो, वॉल्यूम फ्रैक्शन। जल्दी से बताइए, स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। सही ऑप्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट। अरे भाई यक्स हमेशा केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन ही यूज किया जाता है। इफ x1 बराबर 0.25, x2 बराबर 0, द एंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल इज, एंट्रॉपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे देखिए, डेल्टा यस मिक्सिंग बराबर होता है माइनस आर एक्स वन यल एन एक्स वन प्लस एक्स टू यल एन एक्स टू। अभी ऊपर फार्मूला आया था, कितना है? सॉल्व करिए जरा तो। क्या लिखोगे? माइनस आर लिख दोगे, 0.25 इंटू यल एन एक्स वन कितना हो जाएगा? 0.25 प्लस 0.75 इंटू यल एन 0.75। दिस वैल्यू इक्वल टू माइनस आर 0.25
देखिए जरा तो 0.25 एलियन 0.25 को क्या लिखा जा सकता है, इसी को सॉल्व करिए। एलियन 1/4 लिख दीजिए प्लस 0.75, इसको लिख दे दीजिए एलियन 3/4। अब सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, हम देख के आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर आता है R 0.563, R 0.563 देख के मैं आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी ऑप्शन से आएगा। ये वैल्यू जो आती है, दिस वैल्यू इक्वल टू R 0.5623। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? दिस इज योर ऑप्शन डी, ऑप्शन इज करेक्ट। द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिकल गैस इज जीरो। अभी आपने पढ़ा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडेंटिकल गैस इज जीरो, एकदम सही है। देयर इज नो इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस व्हेन द आइडेंटिकल गैस आर मिक्स्ड। ये कह रहा है जब आइडेंटिकल गैस मिक्स की जा रही है तो कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू ऑलवेज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी, एक चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये सब देखिए, ये वैल्यू 1 से कम है इसलिए ये भी निगेटिव में आएगी, ये भी 1 से कम है निगेटिव में आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आती है। तो एकदम सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो 68 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा इज इक्वल टू, नियत तापमान और दाब पर रिवर्सिबल प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान बराबर होता है मैक्सिमम वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। तो हमेशा क्या होगा था, देखिए नियत दाब और ताप पर क्या कर रहा है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी का एप्लीकेशन में यह चीजें पढ़ाई जाती हैं। डेल्टा जी इक्वल टू देखिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज स्पॉन्टेनियस। देखिए स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू निगेटिव, और डेल्टा एस क्या होता है, इज इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। तो निश्चित रूप से डेल्टा एच जो होगा वह निगेटिव के बराबर होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एच निगेटिव, ये ऑप्शन इज करेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दें कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब कि ओवरऑल वैल्यू आने के लिए डेल्टा एच भी निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा डेल्टा जी निगेटिव होगा। इफ के इज ग्रेटर देन 1 देन डेल्टा जी नॉट होगा। अगर हमारा के 1 से ज्यादा हो तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, जरा देखा जाए। डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, तो एल एन के बराबर एल एन के बराबर
डेल्टा जी माइनस आर टी हो जाएगी। अगर यह वैल्यू यहीं से, अरे यहीं से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। एल एन के इज ग्रेटर देन वन, देन एल एन के इज इक्वल टू एल एन के इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। जब यह वैल्यू पूरी पॉजिटिव हो गई तो आर तो पॉजिटिव होता ही है, ये पॉजिटिव, और टी भी हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 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 हुआ, और माइनस पहले से लगा हुआ तो दिस वैल्यू इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द गैस फ्री एनर्जी चेंज, गैस फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। द गैस फ्री एनर्जी चेंज फॉर ट्रांजिशन एट इक्विलिब्रियम, संतुलन अवस्था पर अवस्था परिवर्तन के लिए गैस फ्री मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन कितना होता है। तो देखिए, गैस फ्री एनर्जी चेंज फॉर फेज ट्रांजिशन, एक फेज से दूसरे फेज के लिए पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम है, जैसे शब्द इक्विलिब्रियम हमको दिख जाए तो समझ जाइए कि वह वैल्यू कितने की इक्वल होगी, सदैव जीरो के इक्वल होती है। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन द सेल ईएमएफ इज, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन द सेल ईएमएफ इज जीरो, क्योंकि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस, यानी इन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है, तो निश्चित रूप से ई नॉट इक्वल टू भी जीरो ही होगा। अरे अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी इज नेगेटिव और ई इज पॉजिटिव, ये कंडीशन होते, तो ई का मान जीरो नहीं हो सकता, दिस इज वैल्यू पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होगी। इफ डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के, तो तापमान बढ़ने से ऑलवेज इंक्रीज के, यहां से देखिए, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के है, एल एन के बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बटे आर टी, के बराबर क्या हो जाएगा, ईट पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपान आर टी। तापमान बढ़ाने से दिस वैल्यू इक्वल टू वन अपान ई पावर डेल्टा जी अपान आर टी। ठीक, अगर टी बढ़ेगा तो डेल्टा जी का मान घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से।
टी बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, घटेगी तो के हमारा क्या होगा, बढ़े हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये के बराबर ए है 1/e⁻⁴ g/RT। अगर टी बढ़ा तो होल मान क्या होगा, घटेगा, अर्थात ये पूरा घटेगा। जब ये पूरा घटेगा तो के हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको देखिए हमारे हिसाब से घटना ही चाहिए, क्योंकि इस इक्वेशन से देखा जा रहा है। थिएटर कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज मैक्सिमम। नियत ताप और दाब पर संतुलन पर गिव्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। सही कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या कर रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द वर्क डन इज इक्वल टू, किया गया कार्य किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए, खत्म किया जाए। यह वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस डेल्टा ए के बराबर। नियत ताप और फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस देखा जाता है डीजी बराबर नियत ताप पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के द्वारा एक इक्वेशन है, होता है डिक्रीज ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। ये पढ़ा है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें एक चीज होना चाहिए, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का टर्म देना चाहिए, कोई फ्री एक एनर्जी बताता है उसका हमरे समझ से जानना यही चाहता था, डिक्रीज ऑफ चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा सुधार हो सकता है, ऐसा दिया वैसे हमारे समझ से बी ही ऑप्शन सही होगा, यही वो जानना चाह रहा होगा। 79 देखा जाए जरा तो, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा का भौतिक अर्थ है, द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मैक्सिमम यूजफुल वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर मैक्सिमम एक्सपेंशन। द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री मैक्सिमम यूजफुल वर्क कांस्टेंट एट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम।
वो इसी से रिलेटेड था वहां पर क्वेश्चन। तो सही ऑप्शन ए ऑप्शन ही ए ऑप्शन इज राइट 78 का कह रहे हैं भाई। जो पिछला क्वेश्चन था उसका सिग्निफिकेंस यही था। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। process is adiabatic, process is isothermal and reversible, process is irreversible, and process is isobaric. The Helmholtz free energy change equal to work done. हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो होता है आइसोथर्मल और रिवर्सिबल प्रोसेस पे होता है, तो 79 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिक्रीजेज स्पॉन्टेनियस एज क्या होता है स्पॉन्टेनियस आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑप्शन इज स्पॉन्टेनियस आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Clausius-Clapeyron equation assumes that the vapor behave as ideal gas under which the following conditions does this assumption causes the greatest error। क्लेसियस क्लेपरॉन समीकरण यह मानता है कि वाष्प आदर्श गैस की तरह व्यवहार करे। निम्नलिखित किस स्थिति में मान्यता में सबसे अधिक त्रुटि उत्पन्न होगी। at high temperature, at low pressure, at low temperature and high pressure, at moderate temperature and pressure, at ट्रिपल पॉइंट। ये दोनों ऑप्शन तो होते ही नहीं। क्लेसियस क्लेपरॉन मानता है कि वाष्प एट हाई टेम्परेचर एंड हमेशा क्लेसियस क्लेपरॉन जो लागू होता है वह जो एट लो प्रेशर पर लागू होता है, हाई टेम्परेचर क्योंकि सॉलिड से गैस को लिक्विड में भी वेपर में भी बदलने के लिए किया जाता है। तो एट क्या हो जाएगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर नहीं बल्कि एट, यही बी ऑप्शन सही है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर क्लेसियस क्लेपरॉन इक्वेशन इज एप्लीकेबल होता है। कह रहा है कि द क्लेसियस क्लेपरॉन इक्वेशन is derived by combining which of the following thermodynamics identities gives de equation and first law of thermodynamics, Maxwell relation and ideal gas, Gibbs free energy difference and phase equilibria, Joule Thomson equation and enthalpy definition। जो गिब्स क्लेसियस क्लेपरॉन इक्वेशन होता है दो वन कंपोनेंट कहा जाता है एंड टू फेज सिस्टम मान करके किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following correctly represent the integrated form of the Clausius-Clapeyron equation। 83 कह रहा है इनमें से कौन सा हमारा क्लेसियस क्लेपरॉन इक्वेशन इंटीग्रेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। जल्दी से बता दीजिए, टाइम बहुत हो गया। मंगनेश कुमार जी, सदैव क्लेसियस क्लेपरॉन हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर ही वर्क करता है। तो हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म क्लेसियस क्लेपरॉन इक्वेशन सी ऑप्शन होता है। एक्चुअल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एल पी टू अपान पी वन बराबर पढ़ाया जाता है डेल्टा एच वी वेपर अपान आर टी टू माइनस टी वन अपान टी वन इंटू टी टू ये होता है। तो ये माइनस इसमें कॉमन ले लिया इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
द मैचिंग फिजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म इन द क्लैसियस क्लेपरान इक्वेशन डेल्टा एच डेल्टा वी टी डी पी बाई डी टी डेल्टा एच हीट एब्जॉर्ब पर मोल ट्रांजिशन सही है, ये तो सही है। चेंज इन मोलर वॉल्यूम यही होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी ही दिया, तो सही है दिया गया है सबका 1 2 3 4, पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। Assumption: the Clausius-Clapeyron equation cannot predict the vapor pressure near the critical points. Near the critical point, delta V and delta H both approaches zero. थोड़ा सा एक क्वेश्चन ज्यादा कठिन आपको आ गया। Clausius-Clapeyron equation cannot predict the vapor pressure near the critical point. एकदम सही करा है, क्रिटिकल पॉइंट की बात ही नहीं करता भाई। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर कैन नॉट प्रिडिक्ट, एकदम सही करा है कि कभी नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? नियर द क्रिटिकल पॉइंट डेल्टा वी एंड डेल्टा एच बोथ अप्रोच जीरो, दोनों लगभग जीरो के समान होते हैं, तो दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन पहले बता दिया कि उस प्रकार ही नहीं करता हमारा। Clausius-Clapeyron equation is applicable all phase transition, only solid से लिक्विड, only लिक्विड से गैस, only सॉलिड से गैस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल फेज ट्रांजिशन, अर्थात सभी पर लागू होता है। फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ के लिए डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा एच भी इक्वल टू जीरो होता है। क्यों जीरो होता है हम बता दे रहे हैं, देखिए E इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा ई जीरो हो गया। एच डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो डेल्टा एच भी जीरो हो गया। क्यू बराबर क्या होता है? डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये जीरो, तो क्यू बराबर डब्ल्यू हो जाएगा, अर्थात ऑल ऑफ दीज सभी करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पॉजिटिव निगेटिव, जल्दी से बताइए। एंट्रोपी चेंज आप क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा कि इनफाइनाइट होगा? एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू जीरो, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, तो यह उष्मागतिकी का द्वितीय नियम हमारा एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इफ Cp is equal to Cv for a system is indicates, क्या इंडिकेट करता है? द सिस्टम डज नॉट एक्सपेंशन वर्क, द गैस इज आइडियल, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, द वॉल्यूम इज वेरिएबल। तो जो हमारा होता है कि Cp इज इक्वल टू Cv तभी पॉसिबल होता है द सिस्टम डज नॉट एक्सपेंस वर्क, कोई भी वर्क कार्य ना कर, जब कोई तंत्र कोई प्रसार का कार्य नहीं करता है तब हमारा क्या होगा? Cp इज इक्वल टू Cv के बराबर हो जाएगा। द केमिकल रिएक्शन डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, जी फॉर गैस है, तो डेल्टा जी एन आर टी प्रदर्शित करता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट लॉस्ट, रैंडम। अरे भाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस
पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट, पी डेल्टा वी क्या होता है, दाब आयतन वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्जॉर्ब मोर एनर्जी, water expand more easily, it behave an ideal liquid, it has high temperature। सही ऑप्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से वह अधिक उष्मा को अवशोषित करता है। When the system divide into parts, which property remains same for all parts? जब तंत्र को भागों में बांटा जाता है तो कौन सी राशि सभी भागों के लिए समान रहती है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एडिटिव, पाथ डिपेंडेंट। तो वह हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जिसको चाहे जितने भागों में बांटा जाए सभी भागों के लिए वह समान रहती है, तो इसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। जूल थॉम्सन प्रभाव तब होता है जब गैस expand through the porous plug, expand freely into vacuum, is compressed adiabatically, is heated at constant pressure। तो होता नहीं, ये तो पहले गलत है। compressed adiabatically, कौन सा? जूल थॉम्सन प्रभाव में क्या होता है? एक्सपेंड expand through a porous plug। ये इससे पोरस प्लग के थ्रू तो गैस, जूल थॉम्सन देखिए, जूल थॉम्सन एक ट्यूब होती है, एक यहाँ पर सर, यहाँ पर एक पिस्टन लगा होता है, एक दूसरा पिस्टन यहाँ होता है, गैस इधर से उकरते हैं तो इस पोरस प्लग के थ्रू गैस हमारी एक्सपेंड थ्रू पोरस प्लग होना चाहिए, ये ऑप्शन ही पोरस प्लग के थ्रू गैस हमारी पास की जाती है। When the real gas passes through porous plug, its temperature decreases। जब कोई वस्तु गहरे वास्तविक गैस झरझरे रंध्र से गुजरती है तो उसका तापमान घटता है। यदि टी आई बराबर क्या होगा? टी आई इज लेस देन टी आई, तापमान घटता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, टी इज इक्वल टू लेस देन टी आई। इस केस में गैस हमारा क्या होता है, तब इन्वर्जन टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाता है, अर्थात इन्वर्जन टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए, मिश्रण की एंट्रोपी निर्भर करती है केमिकल नेचर ऑफ गैसेज, मोल फ्रैक्शन, मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर ऑफ द। मिश्रण की एंट्रोपी किस पर निर्भर करती है? अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई, अर्थात मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करती है, तो सी बी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर मिक्सिंग ऑफ टू आइडियल गैसेज एट 1 एटमॉस्फेयर each has 1 mole, entropy of mixing is।
एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बराबर क्या होता है? डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर 1 मोल लिया जा रहा है माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन एक्स आई 1 मोल। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस आर 0.5 इंटू एल एन 0.5 प्लस 0.5 इंटू एल एन 0.5 बराबर माइनस आर इंटू 0.5। यहां से क्या हो जाएगा? एल एन 0.5 प्लस एल एन 0.5 2 से गुणा हो जाएगा, जोड़ देंगे तो -2 इंटू आर इंटू 0.5 इंटू एल एन 0.5। इसको क्या लिखा जा सकता है? माइनस, ये तो इसका गुणा 1 हो जाएगा बराबर माइनस आर एल एन 0.5 और यही वैल्यू लिखा जा सकता है माइनस आर एल एन 0.5 का 1/2 1/2 का क्या लिखा गया? माइनस आर माइनस माइनस प्लस आर एल एन 2 के बराबर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ डेल्टा जी बराबर नॉट इक्वल टू 0 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कितना होगा? डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, तो एल एन के बराबर क्या लिखा जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी के बराबर क्या होगा? ई पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। या यही जीरो रख देते हैं, ई पावर जीरो, ई पावर जीरो इज इक्वल टू कितना? 1 के बराबर होगा। अरे भाई के बराबर क्या होगा? ई पावर जीरो, ई पावर जीरो इज इक्वल टू 1। At equilibrium constant Tv, the Helmholtz free energy change is negative. अरे भाई ये पढ़ा है, परिवर्तन होता है डेल्टा ए बराबर माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, ये होता है एट इक्विलिब्रियम द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज। और डब्ल्यू मैक्सिमम होता है, डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होता है? वर्क डन ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा क्या होगा बताइए भाई? संतुलन डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा डेल्टा जी हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा। इसको जरा चेक कर लीजिएगा, तो कुछ कंफ्यूजन डाउट हो रहा है तो आप इसको चेक कर लीजिएगा।
अच्छा, करा कि 100 करा फॉर एन आइडियल गैस हेलमेल्टोज एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अभी आपको हम पहले बताया कि हेलमेल्टोज फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करती है। आप ए बराबर ई माइनस टी एस से निकाल सकते हैं। ठीक, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो जो भी आएगा वही हमारा टेम्परेचर और प्रेशर से वॉल्यूम से रिलेटेड है। टी और वी बंद फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा ए बराबर क्या होगा? अरे भाई डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए बराबर डब्ल्यू मैक्सिमम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस लगा है तो अगर डेल्टा ए बराबर पूछा है तो माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम के बराबर हो जाता है। चलिए, when the two systems are internal thermal equilibrium which property is equal to both। जब दो तंत्र उसमें संतुलन में हो तो किस राशि का मान दोनों के लिए समान होता है? टेम्परेचर एंथैल्पी। तो हमारा क्या समान होता है? तापमान समान होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि दो बॉडी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है तो तीसरी बॉडी भी उनके टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में ही होगी। देखिए, जिन लोगों को ज्वाइन करना है वह दिए गए नंबर पर कॉल कर लें जो स्क्रीन पर चल रहा है आपको, और हम डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मात्र 199 रुपए में आपको सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों महीनों को दिया जाएगा बैच। जो सितंबर और अक्टूबर का बैच है वह आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर का मात्र 199 रुपीज में। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना हो दिए गए इस नंबर पर कॉल कर लें। यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो या तो हमारे नंबर पर दिए गए कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। चाहे इस नंबर पर कॉल करें चाहे इस नंबर पर। जिसको अगर एडमिशन लेना हो तो तुरंत अभी हमको कॉल कर लीजिए, हम बता देंगे कैसे एडमिशन लिया जाएगा। क्या कर रहे हैं राहुल जी? अगर कोई किसी को दिक्कत हो रही है एप्लीकेशन डाउनलोड करने में तो इस नंबर या इन नंबरों दोनों में किसी नंबर पर आप कॉल करके तुरंत अभी हमसे बात करके जुड़ सकते हैं। यह ऑफर केवल आज तक ही वैलिड है कि नहीं, कल से आपको 199 रुपीज में केवल नवंबर मंथ का मिलेगा। ठीक, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज हमको कर सकते हैं एनी। ठीक, चलिए भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर महामैराथन जल्द। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों को जुड़ना है तुरंत हमसे जुड़ सकते हैं। अभी हम सेंटर पे बैठे हैं, आपको तुरंत मैं जुड़वा दूंगा। ठीक, अगर अभी कॉल चाहे इस नंबर पर कर लीजिए चाहे इस नंबर पर। आप निश्चित रूप से कोचिंग का फायदा
आप अपने लिए फायदा उठा लीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आएगा। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हम आपको अभी पीडीएफ भी भेज दे रहे हैं इसका, जो लोग जुड़े हुए हैं। और साथ में एक चीज ध्यान रखिए कि हमारा प्रयास है कुछ क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक्स्ट्रा भी देंगे। ये तो क्वेश्चन है ही है, इसके बाद भी मैं क्वेश्चन प्रयास करूंगा और आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी लोगों को। अब नेक्स्ट मैराथन बुधवार को होगी, बुध या बृहस्पति में होगी। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू। कल क्लास आपकी रहेगी, कल जो है 50 का, कल का जो होगा क्लास ऐप पे चलेगी, एप्लीकेशन पर चलेगी, और उसके लिए क्वेश्चन कल भेज दिए जाएंगे आपको। ठीक, ओके, थैंक यू सभी लोगों को भाई, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई दिक्कत किसी को हो तो जरूर कॉल करें और जानकारी लें। ठीक, ओके, थैंक यू। चैनल और लोगों को भाई शेयर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए चैनल को, जिससे कि हम शेयर और लाइक करते जरूर रहा करिए, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ भी बढ़ती रहे आप लोगों के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू सभी लोगों को, गुड नाइट।